users management. These all topics we are going to cover today. So before start, let me know if you have any doubt, if you have any questions related to the topics that we completed so far. पुराने क्लास में जो कुछ डिस्कशन हुआ था उसमें से कोई कंफ्यूजन, कोई किसी का डाउट है तो प्लीज लेट मी just go through and let me know if you have any question or doubt regarding the point that we discussed so far. All okay everyone? Yes, sir. ठीक है, तो हम फटाफट से अपना ऑन प्रोमाइसिस जो एडी है, ऑन प्रोमाइसिस VMware वर्कस्टेशन जो हमने स्टैब्लिश किया है, आई एम गोइंग टू यूज माय ऑन प्रोमाइसिस मशीन वर्कस्टेशन है ये 32 GB रैम, 4i5 प्रोसेसर और 512 SSD 1 TB HDD। ये कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें हम अपना लोकल डोमेन कंट्रोलर स्टैब्लिश करने वाले हैं। तो लेट मी ओपन VMware वर्कस्टेशन, जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो आई होप किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा एडी को समझने में। जो ऑलरेडी एडी जानते हैं उनके लिए गुड है, जो लोग पहली बार एडी का सेटअप देख रहे हैं कि कैसे स्टैब्लिश किया जाता है, क्या इंपॉर्टेंस है, उनको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जितना अच्छे से आपको लोकल एडी आएगा उतने ही अच्छे तरीके से आप रिलेट कर पाओगे अपने एज्यूर एडी को, यानी माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी को। पहले ये एज्यूर एडी था, अभी रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट ने चेंजेस किए, तो अभी हम इसको कंसीडर करते हैं एज ए माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी। दिस इज VMware वर्कस्टेशन। ISO इमेज में पहले से ही डाउनलोड करके रखा हूँ सारे सॉफ्टवेयर का, जो सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होता है। हमने यहाँ पे एक सर्वर OS में 2016, 2019 और 2022 तीन ISO इमेज हमने स्टैब्लिश कर रखी है। हम अपना जो डोमेन स्टैब्लिश करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ सर्वर 2019, इट मींस दैट हमें 2019 की वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी पड़ेगी और फिर उस 2019 के सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में वी आर गोइंग टू स्टैब्लिश आवर डोमेन कंट्रोलर। वेरी बेसिक स्टेप्स रिक्वायर्ड। VMware वर्कस्टेशन 17, VMware वर्कस्टेशन 16, जो भी आप यूज कर रहे हो, यू आर गोइंग टू लाइक एज अ क्रिएट वर्चुअल मशीन फर्स्ट। और VM बनाने का जो स्टेप है, वी जस्ट नीड टू सिंपल ओपन VMware वर्कस्टेशन, फाइल पे जाएंगे, न्यू वर्चुअल मशीन पे जाएंगे, कस्टम पे क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे, यहाँ पे आप आई विल इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर कर देंगे, नेक्स्ट पे क्लिक किया, 29 सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये वो प्लेस है जहाँ पे आप नाम डिसाइड करेंगे। तो आई एम जस्ट गोइंग टू टाइप द नेम ADDS, और इसकी जो लोकेशन है ISO इमेज के बाद जो वर्चुअल मशीन के VMD के फाइल बनेगी, उसको ब्राउज करके ऐसी ड्राइव में रखो जिसमें आपके पास अच्छा खासा स्पेस हो। तो मेरे पास ये ई ड्राइव है जिसमें 124 GB स्पेस है। आई एम गोइंग टू यूज दिस मशीन। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। 8 GB ऑफ रैम अभी हम दे देते हैं इसको, नेट पे रखते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट पे, और यहाँ पे 60 GB रैम हार्ड डिस्क स्पेस इनफ है। प्रोसीड एंड क्रिएट। वर्चुअल मशीन हमारी रेडी है। अब आपको इसको ऑन करना है और इसमें ISO इमेज माउंट कर देना। राइट क्लिक करते हैं, सेटिंग्स पे जाते हैं, टाटा, यूज ISO इमेज, ब्राउज सॉफ्टवेयर, ISO इमेज की लोकेशन 2019, ओके किया, और मशीन को आप करोगे रीस्टार्ट। बूट फ्रॉम CD, बूटिंग प्रोसेस स्टार्टेड। बिल्कुल जीरो से हम स्टार्ट कर रखे हैं, एंड आप कोशिश करना है ऐसा ही सेटअप आप इस्तेमाल करो ताकि आपका भी प्रैक्टिकल ना रियल इन्वायरमेंट में कभी कोई ऐसे चैलेंजेस आते हैं तो आप उस चैलेंजेस को आसानी से हैंडल कर सको। प्रोसीड टू इंस्टॉल, नेक्स्ट पे क्लिक किया, इंस्टॉल पे क्लिक किया, वेट फॉर फ्यू मोर मिनट। डेटा सेंटर वर्जन इंस्टॉल करना है क्योंकि डेटा सेंटर वर्चुअलाइजेशन और हाइब्रिड बनाने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। यू ऑलवेज यूज डेटा सेंटर क्योंकि ये बेसिकली डिजाइन ही किया गया है कि यू कैन स्टैब्लिश योर हाइब्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर। जब भी आपको हाइब्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैब्लिश करना है, यू ऑलवेज प्रोसीड विद दिस पर्टिकुलर ऑप्शन, यू ऑलवेज गो विद दिस पर्टिकुलर ऑप्शन। ठीक है,
तो अभी हम डेटा सेंटर को सेलेक्ट किया और प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट। अगेन इट विल रीडायरेक्ट अस ऑन अनदर पेज जहाँ पे आपको टर्म और कंडीशन को एक्सेप्ट करना है, लाइसेंस को एक्सेप्ट करना है। कस्टम एडवांस पे जाना है, नेक्स्ट पे जाना है एंड वेट करना है। यू हैव टू वेट फॉर फ्यू मोर मिनट्स। एसएसडी है तो आई डोंट थिंक इट विल टेक मच टाइम, जल्दी हो जाएगा। वेट फॉर फ्यू मोर मिनट। 46%, 50% अप्रोक्सीमेटली इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है एंड नाउ यू हैव टू वेट फॉर फ्यू मोर मिनट। पहला स्टेप है इंस्टॉल करना एडी, पहले स्टेप है सर्वर इंस्टॉल करना, और दूसरे स्टेप में वी आर गोइंग टू प्रोसीड टू अपडेट प्रमोट आवर सिस्टम एज ए डोमेन कंट्रोलर। हम अपने सिस्टम को डोमेन कंट्रोलर में कन्वर्ट करने का काम करेंगे। %81 completed. Still in progress. थोड़ा सा इंतजार। नाउ ऑलमोस्ट डन, इंस्टॉलेशन कंप्लीटेड है। और अभी VMware वर्कस्टेशन यूज कर रहे हैं तो छोटी मोटी चीजें आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी, जस्ट लाइक एज अ ड्राइवर। इट वर्क लाइक एज अ ड्राइवर। और ड्राइवर इंस्टॉल करने के बाद हम प्रोसीड करेंगे इंस्टॉलेशन की तरफ। मैंडेटरी टू रीस्टार्ट योर कंप्यूटर। मैंडेटरी टू प्रोवाइड कॉम्प्लेक्स पासवर्ड, आपको इसमें कॉम्प्लेक्स पासवर्ड देना है। ऑल कंट्रोल डिलीट और यहाँ पे एडमिन से लॉगिन करेंगे। वी आर गोइंग टू लॉग इन एंड इंस्टॉल VMware टूल्स। VMware टूल्स इंस्टॉल करने का मेन रीजन ये है कि VMware टूल्स इज अ कलेक्शन ऑफ ड्राइवर्स। इथरनेट ड्राइव, इथरनेट ड्राइवर्स हो गए, ग्राफिक ड्राइवर हो गया, चिपसेट ड्राइवर हो गया, ये सारे जो कंपैटिबिलिटी है ऑपरेटिंग सिस्टम की उसको फुलफिल करने के लिए हमें VMware टूल्स को इंस्टॉल करना पड़ेगा। राइट क्लिक करेंगे, इंस्टॉल VMware टूल्स पे जाएंगे, ओपन करते हैं। यहाँ पे इस पीसी पे जाएंगे, राइट क्लिक और इंस्टॉल एंड रन।
फिनिश, मैंडेटरी टू रीस्टार्ट, हमें इसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा। अब आप देखिए ये आपका फुल स्क्रीन में आ जाएगा। एंड नाउ आई एम गोइंग टू लॉग इन। दिस मशीन इज नथिंग विदाउट एडी। अगर आप इस मशीन से कोई दूसरा सिस्टम कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, वी आर नॉट एबल टू डू दैट। You have to install VMware, you have to install Active Directory Domain Services। उसके बाद यूजर्स क्रिएट करेंगे। यूजर्स क्रिएट करने के बाद वी आर गोइंग टू परफॉर्म द टास्क, राइट। टास्क रिलेटेड टू द क्लाइंट मशीन को कन्वर्ट करना, क्लाइंट मशीन को एक्टिव डायरेक्टरी के यूजर से लॉगिन कराना, पॉलिसी क्रिएट करना, डेलीगेशन करना, जीपीओ लगाना, ये सारी एक्टिविटी हम परफॉर्म करते हैं। लेकिन हर एक को मालूम होना चाहिए, लाइक इफ यू आर गोइंग टू हैंडल द ऑन प्रोमाइसिस डोमेन कंट्रोलर, तो ये चीज क्लियर रखनी है हमें कि वी आर गोइंग टू कॉन्फ़िगर मैनुअल आईपी एड्रेस। आपके सिस्टम में मैनुअल आईपी एड्रेस होना जरूरी है। तो लेट मी ओपन सीएमडी, यहाँ पे करते हैं आईपी कॉन्फ़िग 192.168.152.131। ये इसकी आईपी एड्रेस डिफॉल्ट मिल रही है। इसी आईपी एड्रेस को आप मैनुअली कॉन्फ़िगर कर दो। मैनुअल कॉन्फ़िगर करने के लिए ncpa.cpl पे जाएंगे, इंटर प्रेस करेंगे, इथरनेट की प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, IPv4 पे जाएंगे, और यहाँ पे हम 192.168.152.131 192.168.152.2, दिस इज द गेटवे। प्रीफर्ड डीएनएस आपका सेम ही होगा 192.168.152.131। ऑल्टरनेट कुछ है नहीं तो ऑल्टरनेट में 8.8.8 मेंशन करेंगे। अप्लाई करो, ओके करो। ये पहला टास्क हुआ। दूसरा टास्क, VMware वर्कस्टेशन यूज कर रहे हो आप, firewall.cpl, सॉरी firewall.cpl, इसको हम करेंगे टर्न ऑफ। firewall.cpl के करने से आपका फायरवॉल का पेज ओपन हो गया एंड वी जस्ट नीड टू टर्न ऑफ इट। नाउ प्रोसीड टू इंस्टॉल ADDS। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज को इंस्टॉल करेंगे। तो इंस्टॉल एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, simple सा फंडा, you just need to open server manager dashboard, and from dashboard you need to follow the steps. Add roles and features, next, next, next। यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज पे जाएंगे, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एंड सर्विसेज, नेक्स्ट, 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 इंस्टॉल। इन प्रोग्रेस, यू हैव टू वेट फॉर फ्यू मोर मिनट। अब आप देखिए इंस्टॉलेशन कंप्लीट हुआ। प्रमोट दिस सर्वर टू डोमेन कंट्रोलर पे जाएंगे, ऐड अ न्यू डोमेन कंट्रोलर, ऐड अ न्यू फॉरेस्ट, यहाँ पे नाम दे देते हैं cloud.com। नेक्स्ट, दिस इज द पैनल जहाँ पे आप DSRM पासवर्ड देंगे, और DSRM पासवर्ड होता है हमारा डायरेक्टरी सर्विस रिस्टोर मोड। जब आप बैकअप के थ्रू अपने सिस्टम के ADDS का बैकअप कॉन्फ़िगर करते हो, और बैकअप के बाद जब आप इसको रिस्टोर करेंगे ना, तो दैट टाइम इट इज कमिंग टू द पिक्चर।
In progress. We have to wait for a few more minutes. प्रोवाइड यूजर नेम एंड पासवर्ड, यहाँ पे हम एक पासवर्ड दे देंगे जो आपका DSRM का पासवर्ड कहलाएगा। नेक्स्ट नेट बायोस नेम आएगा, सेम ही डोमेन नेम आपका नेट बायोस नेम में कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट इन प्रोग्रेस, प्लीज वेट। एडी इंस्टॉलेशन के बाद हम क्लाइंट को इंस्टॉल कर सकते हैं, और क्लाइंट को इंस्टॉल करने के बाद वी आर गोइंग टू कन्वर्ट इट। दिस इज बेसिक स्टेप्स दैट रिक्वायर्ड टू इंस्टॉल ADDS ऑन प्रोमाइसेस मशीन। इंस्टॉलेशन इन प्रोग्रेस, मशीन हमारी रीस्टार्ट होगी। मीनवाइल मैं यहाँ पे एक विंडोज 10 के कंप्यूटर को भी इंस्टॉल कर देता हूँ। विंडोज 10 में आपका द मशीन दैट वी आर गोइंग टू क्रिएट, इसको हम यूज करेंगे एज ए क्लाइंट। विंडोज 10। नेक्स्ट, always try to use Windows 10 Pro version. Provide password. Location, I'm going to put it into same location, E drive. नेट पे ही रहने देते हैं, रैम थोड़ा सा इसकी इंक्रीज करके हम 6 GB के आसपास कर देते हैं। सर इन क्लासेस की वीडियो कब से मिल पाएंगे सर हमें, ताकि हम मतलब साथ के साथ अपनी प्रैक्टिस और जो चीज़ें आपने रिकैप करें। अपने एप्लीकेशन से परचेज किया है? नहीं सर, मैंने डायरेक्ट किया हुआ सब से। तो अभी क्लास के बाद मैंने वीडियो अपलोड कर दी है एप्लीकेशन में, ठीक है? ओके। So I'll guide you how you can get the application और कैसे आप उसको देखोगे लैपटॉप या उस पे। एप्लीकेशन मेरे पास इंस्टॉल्ड है सर, बट मैंने जो परचेज किया था ये कोर्स वो वो डायरेक्ट किया विदाउट है। डायरेक्ट किया हुआ सर। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। आई कैन क्रिएट अ काइंड ऑफ कूपन जिससे आप उस एप्लीकेशन के अंदर एंट्री कर पाओगे। सारी वीडियो आपकी एक्सेसिबल होगी, आप उसको कभी भी देख सकते हैं, ठीक है ना? ठीक सर, ठीक। ओके सर, तो क्लास के बाद करते हैं सर फिर ये, हाँ। क्लास के बाद 5 मिनट लगेगा, 5 मिनट में मैं आपको ठीक। कनेक्ट कर ठीक दूँ। सर, मैं पहले थैंक से यू। बोल देता हूँ, कूपन वगैरह बना के रख लेते हैं, फिर आई कैन शेयर विद यू। एंड गाइज, जितने भी लाइक कैंडिडेट ने डायरेक्ट पेमेंट करके परचेज किया है ना कोर्स, प्लीज डाउनलोड मोबाइल एप्लीकेशन टीच मी क्लाउड और साइन अप करके रखो। मैं आपको कूपन शेयर करूंगा जिससे आप उसको परचेज करोगे वहां पे, और यू विल गेट द एक्सेस। एवरी डे आपको वीडियो मिल जाएगी। कल की वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है, जिन लोगों ने भी एप्लीकेशन से परचेज किया उनको एक्सेसिबल होगा। और सर LMO वाले
तो एलएमएस में भी सेम सेम ऑप्शन, एलएमएस में पर भी जैसे अपलोड है। क्या है ना, जैसे मैं एप्लीकेशन ओपन कर रहा हूँ ना, तो हाँ उसमें मुझे एक एरर आता है, दिस सेक्शन इज नो लॉन्गर अवेलेबल, ऐसे एक ऐप आता है मेरे पास। नहीं मैंने नहीं, आप गुरु में आपने टीच मी क्लाउड एप्लीकेशन का डाउनलोड परचेज किया या एलएमएस से? परचेज तो मैंने LMS से किया है, लेकिन नहीं तो एप्लीकेशन है मेरे पास। नहीं नहीं नहीं, एलएमएस हमारा वेबसाइट है teachmecloud.in, www.teachmecloud.in, यहाँ से परचेज किया है। यस। एक्सेसिबल वहाँ पे भी मैंने लाइव कर रखा है। लेकिन वहाँ सर नहीं, वहाँ पे तो मुझे मिल जा रहा है, लेकिन एप्लीकेशन में नहीं ओपन होगा फिर, राइट? दोनों अलग है, दोनों अलग प्लेटफॉर्म है। अच्छा दो, ओके। हाँ, या तो यहाँ से होगा या तो वहाँ से होगा। क्योंकि सर मेरे इस एप्लीकेशन से पेमेंट नहीं हो रहा था, तो आपने फिर मुझे LMS को ऑप्शन दिया था पेमेंट के लिए, तो ओके, कोई मसला प्लीज मेरे सॉफ्टवेयर की डिटेल्स वगैरह भी ग्रुप पर शेयर कर दीजिएगा, ताकि हम लोग अपने पास डाउनलोड करके उस पे काम कर सकें। हाँ ठीक है, I'll send you आईएसओ इमेज की एक पैकेज बना करके हम शेयर कर देते हैं, जिसमें से आपके विंडोज 10 की इमेज, विंडोज सर्वर 2020 की 2019 की इमेज और VMware वर्कस्टेशन विद की। जी सर। तो सर वही ग्रुप में आप शेयर करोगे, या फिर इसके लिए मतलब ग्रुप में ही लिंक बना के गूगल ड्राइव का शेयर कर दूंगा, वहां से एक्सेसिबल हो जाएगा। करेक्ट? ADDS वर्किंग फाइन, नो इशू विद ADDS, ठीक है। हमारा विंडोज 10 अभी इन प्रोग्रेस है, जिसका हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। एंड meanwhile, because we are going to compare it, so that's the reason I'm just going to open my Azure portal. सर पीसी वगैरह तो डोमेन में ज्वाइन भी करना पड़ेगा ना? क्लाइंट को डाउनलोड सुजन। करना पड़ेगा, यप यप यप, हाँ हाँ। you have to download it.
सर मेरा ना कुछ माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में कुछ डाउट है सर। हम्म। तो सर कैन यू हेल्प मी लाइक देयर वर सर्टेन ओल्ड अकाउंट्स क्रिएटेड फ्रॉम माय प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन, so can these old accounts be removed? I have uninstalled the Microsoft Teams app from my mobile, but still that account is showing. Definitely will check it. I'll help you. Because sir, what is happening now? I am logging into WhatsApp web, and then I'm clicking on the link, okay, and then joining your meeting. So जैसे होता है ना मीटिंग आईडी करके डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हो, वैसे नहीं आ रहा है मेरे डेस्कटॉप में। Sure. Okay, so for better understanding, because we are going to focus on our Microsoft Intra ID, means Azure AD पे हम ज़्यादा focus करेंगे. So that's the reason I'm going to log in my Intra admin page that I can show you the gap between both the infrastructure. This is this is PaaS service. Is that correct? ये जो पेज आपको दिख रहा है ना, ये PaaS सर्विस प्लेटफॉर्म है, सर्विसेज. और यहीं पे अगर हम इसको मिनिमाइज कर देते हैं और ये जो पेज आपको दिखाई पड़ रहा है एडीडीएस का, ये आपका आईएएस सर्वर है. ठीक है, आईएएस सर्विसेज में काउंट किया जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज में काउंट किया. Cool. Client machine is still in progress. और जैसे ये रेडी होता है, what we are going to do, we are going to convert it from work group to domain. इसको हमें work group से domain में convert करने की जरूरत है. Any question or doubt related to the AD installation guys? क्योंकि ये बहुत बेसिक सा पॉइंट है. नहीं सर, अभी तो नहीं. ठीक है, एक बार हमारा क्लाइंट रेडी हो जाए, आई एम गोइंग टू सेट अप इंफ्रास्ट्रक्चर एंड देन विल गाइड यू कि एज्योर रेडी आपको क्या ऑप्शन देता है, ऑन प्रोमाइसेस रेडी आपको क्या ऑप्शन देता है, बिकॉज वी आर गोइंग टू वर्क टुगेदर. ऑन प्रोमाइसेस का अलग, क्लाउड का अलग, दोनों को हम एक साथ पैरेलल लेके चलेंगे.
विंडोज 10 है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। चलो, वी ऑलमोस्ट रेडी, राइट? थोड़ा सा पार्ट बचा है इसमें, क्लाइंट इंस्टॉलेशन के केस में। आई एम गोइंग टू ओपन सर्वर मैनेजर डैशबोर्ड, और यहाँ पे सर्वर मैनेजर डैशबोर्ड में आपको टूल्स का ऑप्शन मिलेगा। थोड़ा सा स्लो है बिकॉज विंडोज 10 इज इन प्रोग्रेस, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। नाउ गो टू द टूल्स। टूल्स में जाना है एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर्स। And everyone, please focus and try to make a scenario in your mind कि ठीक है, ये ऑन प्रोमाइसेस 80 हो गया, और इस ऑन प्रोमाइसेस 80 में class.com का डोमेन, cloud.com का डोमेन बनाया है। यहाँ पे यूजर है, यहाँ पे कंप्यूटर है, यहाँ पे बिल्ट इन है, यहाँ पे डोमेन है। मल्टीपल ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं। कुछ बिल्ट इन यूजर और ग्रुप्स दिखाई पड़ रहे हैं, जिसमें दो फेस दिखाई पड़ रहा है ना, जिसमें डुअल फेस दिखाई पड़ रहा है, ये ग्रुप है। जिसमें सिंगल फेस दिखाई पड़ रहा है, वो हमारा यूजर है, राइट? This is on premises. This is the infrastructure of our on premise. If I'm going to open our Azure portal, this is the Microsoft Intra ID. पहले इसको Azure AD बोलते थे, अभी हम इसको क्या कहते हैं? Microsoft Intra ID, Intra Admin Center। कहीं ना कहीं दोनों ही अपनी जगह पे अपनी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। Let's try to compare it practically. To understand the gap between both the infrastructure, you must need to compare both AD together on-prem ADDS. This is Microsoft Entra ID. This is the gap between. Let's start to understand about the gap between both domain, both servers, both kind of AD. On-premises में क्या होगा? With the help of on-premises domain controller, the domain that we established with name of cloud.com, we performed lots of tasks. What we did? Install server 2019. Then install configure manual IP address. Number third, install ADDS role. Then install promote domain controller. These are all steps we performed manually. ये आपको मैनुअली टास्क परफॉर्म करना पड़ेगा। This is the manual way that you can manage. What about Microsoft Intra Admin Center? This is core PaaS service. MS Intra Admin Page. ये कैसे मिलेगा हमें? MS Intra के लिए आपको रूट अकाउंट से लॉगिन करना पड़ेगा। रूट अकाउंट यानी Azure के रूट अकाउंट से लॉगिन करना पड़ेगा। And you can manage multiple services, users, groups, MFA, SSPR. अभी इन चारों पे बात करें। Plus the user that you are going to create from our Microsoft Intra Admin. Let me take example कि यहाँ पे एक यूजर बनाते हैं जिसका नाम है टेलनेट। ठीक है, इस टेलनेट की हेल्प से आप Microsoft 365 पोर्टल लॉगिन कर सकते हैं। इस टेलनेट यूजर के थ्रू आप Microsoft Intune का पेज लॉगिन कर सकते हैं। ध्यान से समझना, इसमें आप इस टेलनेट यूजर से AVD का
पेज ओपन कर सकते हैं एंड द फाइनल आप इस टेलनेट के जरिए लोकल विंडोज 10 या विंडोज 11 मशीन को लॉगिन करा सकते हैं। Single telnet user is applicable to perform tasks for Microsoft 365 portal, perform tasks for Intune, perform tasks AVD और local AD. Local client machine है जो हमारा Windows 10 का, उससे भी आप इसको ज्वाइन करा सकते हैं। What about on-premises AD? The on-premises AD is responsible to manage different types of client computer. Different types of client computer in the sense, maybe Windows 10 or 11 या अपने पास प्रिंटर है या अपने पास कोई ESXi होस्ट है, इन सभी को आप अपने यूजर, फॉर एग्जांपल cloud.com में हमने एक यूजर बनाया जिसका नाम था क्लार्क, आप इन सबको कंट्रोल कर सकते हैं क्लार्क यूजर से। बट प्री रिक्विजिट हर एक डिवाइस विंडोज 10, विंडोज 11, आपका प्रिंटर, आपका ESXi होस्ट, ये सभी लोकल एरिया नेटवर्क यानी प्राइवेट IP एड्रेस से कनेक्ट होने चाहिए। The machines must be connected with the help of private IP. ये सारी मशीनें आपकी प्राइवेट IP एड्रेस से, then you are able to access it. All good. Private IP means same IP, right? प्राइवेट IP एड्रेस, सेम रेंज ऑफ IP एड्रेस। 192 की है तो सारी मशीनें 192 पे जाएंगी, 172 है तो सारी मशीनें 172 पे जाएंगी। सेम Okay. रेंज ऑफ IP एड्रेस आई एम टॉकिंग अबाउट ना। Okay. व्हाट अबाउट क्लाउड? क्लाउड का क्या कॉन्सेप्ट है? इंट्रा एडमिन का, इंट्रा आईडी का। I think they are using user ID. So I think Sorry, which user ID? user ID like which those ID are created on the intra ID portal. Like ऑन प्रेमाइसिस ADDS के अंदर क्या होता है कि हमारे जो IP एड्रेस हैं उसके थ्रू वो डोमेन से कम्युनिकेट करेंगे। IP एड्रेस के थ्रू मीन सेम रेंज के IP होने चाहिए। बट इंट्रा आईडी के अंदर हमारे पास जो यूजर्स है वो यूजर्स आईडी क्रिएट होनी चाहिए हमारी इंट्रा आईडी पोर्टल पे। देन वो एक्सेस हम उस मशीन के अंदर लॉगिन करेंगे और मशीन से साइन इन करें, उस यूजर आईडी से साइन करेंगे, देन ऑल थिंग्स विल बी सिंक। Correct. Now I'm going to open our on-premises client and domain. Client भी हमारा almost ready हो चुका होगा। Yes, Windows 10 is almost ready to use. Login with the help of local administrator. इसमें आप मैनुअल IP एड्रेस देंगे, जो भी IP एड्रेस आपको DHCP के थ्रू मिल रही है उसी को आप मैनुअली कॉन्फ़िगर कर दो। IP config (192.168.152.136) ncpa.cpl open Ethernet properties, go to the IPv4, configure same IP address 192.168.152.135 192.168.152.2 192.168.152.131 डोमेन की जो IP है वो आपका प्रीफर IP कहलाएगा, प्रीफर DNS IP।
8.8 आपका ऑल्टरनेट डीएनएस आईपी के जाएगा। चलिए 36 था 35 हमने कर दिया, कोई फर्क नहीं। अब आप इसको फायरवॉल टर्न ऑफ करिए बिकॉज यू आर गोइंग टू communicate. I'm going to turn off firewall. Okay, close. This dm.cpl, this is the command that will redirect us on the page of our what we can say that computer name and work group. Change पे जाते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं sales PC. वर्क ग्रुप से इसको हटाएंगे और डोमेन का नाम क्या है हमारा? cloud.com. Cloud.com. I wanted to type and make it member of cloud.com. यहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड के लिए बोलेगा और आपको यूजर कौन सा देना है? अपने डोमेन कंट्रोलर का यूजर देना है, पासवर्ड अपने डोमेन कंट्रोलर का देना है। सेलेक्ट वेलकम टू cloud.com, क्लोज। अब हम पैरेलली आपको देखो कि इनको कंपेयर करने में आपको बिल्कुल आसानी होगी। एक डोमेन ऑन प्रेमाइसेस पे इंफ्रास्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है, एक डोमेन क्लाउड पे जो पैस सर्विसेज को फॉलो करता है। क्योंकि क्लाउड का डोमेन हमने नहीं सेटअप किया, क्लाउड का डोमेन हमने अकाउंट ओपन किया और अकाउंट के साथ वो आ गया ऑटोमेटिक। इज दैट करेक्ट? Yes. ठीक है, तो लेट्स प्रोसीड। Client machine is login. I'm going to create user on on-premise AD. This is user account. Right click, click new user. Type the username. I'm going to create with name of Clark. Next. Password देंगे Clark का। The Clark user is ready to use. अब आप क्लाइंट पे जाओ, क्लाइंट मशीन को कंट्रोल करना है हमें। लॉग इन विद क्लार्क यूजर, अदर्स, अदर यूजर, क्लार्क और पासवर्ड। We are able to access our client computer with the help of AD user. जो यूजर हमने AD से बनाया उस यूजर को हम सक्सेसफुली लॉगिन करा पा रहे हैं। किसके थ्रू? क्लार्क यूजर जो एक्टिव डायरेक्टली ऑन प्रेमाइसेस का पार्ट। यू हैव अ फुल कंट्रोल। AD इसमें कुछ भी कर सकता है, कंट्रोल पैनल गायब करना, रिसाइकल बिन गायब करना, टास्क बार गायब कर देना, वॉलपेपर चेंज करना है, स्क्रीन सेवर को हाइड कर देना, स्टार्ट मेनू से शट डाउन को हटा देना, सारा टास्क परफॉर्म कर सकता है डोमेन। नाउ meanwhile back to the Azure AD. This is Microsoft Intra Admin Center. Go to the users. Under the users, unfortunately अभी मेरा root account है सिर्फ ये. This is my root account. I'm going to create my own new account. Create new user. And the user that I'm going to create with name of Telnet. हम अपने user को Telnet के नाम से बनाना चाहते हैं. Display name also Telnet. Password. I'm going to decide my own password. मैं यहाँ पे अपना खुद का पासवर्ड डिसाइड करूँगा। ठीक है, provided our own password. Create. बेनिफिट क्या हुआ इससे? एडी में जो यूजर बनाया लोकल में वो क्लाइंट से लॉगिन करा दिया आपने। व्हाट इज यूज ऑफ दिस टेलनेट यूजर जो हमने एडी माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा एडमिन पे बनाया? दिस इज यूपीएन, यूजर प्रिंसिपल नेम। आई एम गोइंग टू कॉपी द यूपीएन, ओपन इनकॉग्निटो विजार्ड और मैं एक दूसरा एज्यूर ओपन करता हूँ, portal.azure.com. यूजर नेम इज टेलनेट at Param Rawat 1988 outlook.onmicrosoft.com. This is default domain. Next.
पासवर्ड जो भी आपने दिया था, फर्स्ट टाइम है तो यू हैव टू रीसेट द पासवर्ड। Asking for multi-factor authentication. Okay. Mandatory to configure, no problem. Let me configure MFA. Guys, just allow me 2 minutes. Let me bring my phone. Scan it and activate MFA. Then multi-factor authentication configured, and you are able to get the access of our Microsoft Azure portal. All good. We are able to get the access of our Office Microsoft Azure portal. ठीक है, बट आपके पास राइट्स नहीं है, यू डोंट हैव एक्सेस टू गेट द सर्विसेज. तो अभी दिस इज लाइक a स्टेप बाय स्टेप एक्टिविटी दैट वी आर गोइंग टू परफॉर्म, सो नो वरी अबाउट इट. अभी हम इसमें RBAC सर्विस को भी इन्वॉल्व करेंगे, एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द प्रोसीजर हाउ वी कैन मैनेज द एक्टिविटी. All okay? Yes. So what do you understand about the gap between on-premises and cloud? On-premises ready and Azure ready में क्या differences हैं? Like what do you understand? What are the things that you understand? Anyone please, can you please reply? Hello. Sir, on premises, it is it is considered as infrastructure as service, Okay. whereas intra ID is considered as platform as service. This is one point. Cool. What about other? सर इंट्रा आईडी को हम
आई थिंक किसी भी सिस्टम में किसी भी लोकेशन पे आप मतलब ओपन कर सकते हैं अपना इसको। Cool. और जो हमारा ऑन पैरामिस वाला क्रेडेंशियल है उसको हम ऑफिस के बाहर या आउट ऑफ नेटवर्क हम लॉगिन नहीं कर सकते, बिकॉज वो हमारे नेटवर्क के आउट ऑफ रेंज हो जाएगा। लेकिन इंट्रा आईडी हमारा क्लाउड पे है, हम उसे किसी भी लोकेशन पे अपना ओपन कर सकते हैं, मशीन या कुछ भी अपना ओपन कर सकते हैं। और एक ही इंट्रा आईडी से हम लोग मल्टीपल थिंग्स को मैनेज कर सकते हैं, प्रिंटर, ऑफिस 365, वर्चुअल मशीन, सर्वर, ऑल। एम आई राइट? Yep. ठीक है, cool. So let's talk more about it. थोड़ा सा और इसमें फोकस करते हैं कि लोकल में हमें समझ में आया कि लोकल का जो एडी हमने स्टैब्लिश किया ना, which is responsible to take care the activity of our on premises domain controller. ठीक है, ऑन premises क्लाइंट मशीन को कंट्रोल करना, उसको लॉग इन करना, उस पर पॉलिसी लगाना, उस पर डेलीगेशन करना, ये सारी एक्टिविटी हम परफॉर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा एडमिन सेंटर। ये क्लाउड पे काम करता है। एज्यूर पोर्टल ओपन करना, 365 पोर्टल ओपन करना, इंट्यून ओपन करना, या एवीडी पे आपने वर्चुअल मशीन बना रखी है, एवीडी की वर्चुअल मशीन को आप स्टैब्लिश करना है, ये सारे टास्क आप परफॉर्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा एडमिन सेंटर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट यूजर्स मैनेजमेंट। सबसे पहला टास्क हम परफॉर्म करने वाले हैं यूजर्स मैनेजमेंट। Once we complete the part of users management with Microsoft Admin Center, Microsoft Intra Admin से जैसे ही हम यूजर मैनेजमेंट कंप्लीट करते हैं, we are going to proceed for the next. This is our root account. ठीक है, this is our root account. इसको मिनिमाइज करते हैं। ये अपना रूट अकाउंट है। यहाँ पे हम Microsoft Intra Admin Center पे talk about the concepts, the identification. This is the overview page. This is default directory. कोई नाम हमने नहीं दिया था डिफॉल्ट डायरेक्टरी का। ये आपका टेनेंट है, ये आपका प्राइमरी डोमेन है। टेनेंट इज अ हेक्साडेसिमल कोड। ये जो कोड दिखाई पड़ रहा है ये हेक्साडेसिमल कोड है, और ये यूनिक होता है एक टेनेंट का दूसरे किसी टेनेंट के साथ। इसको कब वर्ल्ड वाइड दुनिया में कोई भी यूजर एज्योर अकाउंट आप क्रिएट करते हैं, ये टेनेंट किसी और को असाइन नहीं होगा। दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट। सेकेंड, with the help of tenant we are able to perform lots of tasks. With the help of tenant we are able to perform lots of tasks. Migration करना, authority provide करना, permission देना, services पे policies लगाना, ये सारा task हम manage कर सकते हैं with the help of tenant. Primary domain ये अभी on microsoft.com दिखाई पड़ रहा है, जो कि कॉम्प्लीमेंट है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। क्योंकि एक डोमेन चाहिए, जब भी आप ब्राउजर पे कोई चीज एक्सेस करते हैं, कोई चीज लॉग इन करते हैं, तो विदाउट डोमेन आपका एड्रेस नहीं डिजाइन होता। सो विद द हेल्प ऑफ डिफॉल्ट ऑन माइक्रोसॉफ्ट डोमेन वी आर एबल टू गेट द एक्सेस ऑफ आवर पोर्टल। हमें इस पे पोर्टल का एक्सेस मिल रहा है। लाइसेंस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी फ्री, अभी ऐसा कोई लाइसेंस हमने बाय नहीं किया, परचेज नहीं किया। नंबर ऑफ यूजर 2, नंबर ऑफ ग्रुप 0, नंबर ऑफ एप्लीकेशन 0, और नंबर ऑफ डिवाइसेस अभी 0, क्योंकि अभी हमने कोई डिवाइसेस नहीं रखी। ऐड पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको यूजर को ऑप्शन मिलेगा। अंडर द यूजर वी आर एबल टू फाइंड द ऑप्शन ऑफ क्रिएट न्यू यूजर, एंड सेकंड वन इज इनवाइट एक्सटर्नल यूजर। एक्सटर्नल यूजर होता है B2B एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए। द मीनिंग ऑफ B2B एक्टिविटी, बिजनेस टू बिजनेस एक्टिविटी इसको बोलते हैं। द मीनिंग ऑफ बिजनेस टू बिजनेस एक्टिविटी, अगर आप कोई दो माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर पोर्टल के बीच में कनेक्टिविटी चाहते हैं, दो माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर के बीच में, एज्यूर अकाउंट के बीच में कनेक्टिविटी परफॉर्म करना चाहते हैं, आप अपनी सर्विसेज किसी दूसरे पोर्टल पे, किसी दूसरे पोर्टल की सर्विस अपने पोर्टल पे सिंक्राइज करना चाहते हैं, या दो पोर्टल के बीच में सर्विसेज को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, सो ऐसी सिचुएशन में आपका गेस्ट इनविटेशन यानी एक्सटर्नल यूजर कम इनटू द
So different portal means a different domain. डिफरेंट पोर्टल, पोर्टल मीन्स एक आपका अकाउंट है, एक मेरा अकाउंट है, एक आपका अकाउंट है, एक मेरा अकाउंट है। आपने अपना क्रेडिट कार्ड लगाया, डेबिट कार्ड लगाया, साइन अप किया अपनी ईमेल आईडी से, मैंने अपना यूजर आईडी पासवर्ड यूज किया, मैंने अपनी ईमेल आईडी कॉन्फ़िगर की, मैंने अपना सब्सक्रिप्शन परचेज किया। तो दो अलग अकाउंट हो गए, दो अलग टेनेंट हो गए। दोनों टेनेंट के बीच में अगर हमें सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट करनी है तो गेस्ट अकाउंट कम इनटू द पिक्चर। आप अपने यूजर की आईडी हमारे साथ शेयर करेंगे, हम आपके यूजर पे इनविटेशन भेजेंगे, आपकी ईमेल आईडी पे एक इनविटेशन जाएगा। अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो हम आपस में सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। इसे सर हम एज अ डोमेन कह सकते हैं, मतलब दो डिफरेंट डोमेन। डेफिनेटली वी कैन से दैट, तो अलग डोमेन बोल सकते तो ये सर सिर्फ एज्योर यूजर्स, मतलब जो हमारे क्लाउड के जो डोमेन्स होंगे उसी पे ही वर्क करेगा, या फिर एक एक डोमेन सर हमारा क्लाउड पर है और एक दूसरा डोमेन है और वो हैं। हमारा मेल लोकल मेल प्रेमाइसेस पर है? डोमेन आपका ऑन प्रेमाइसेस पे हो या क्लाउड पे हो, अगर उससे कोई ईमेल आईडी वर्ल्ड वाइड चल रही है, वर्ल्ड वाइड कोई ईमेल एड्रेस चल रहा है, तो आपको इनविटेशन मिल जाएगा, आप एज ए गेस्ट यूजर काम कर पाओगे। ठीक है, चलो मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ। यहीं पे मैं जीमेल अकाउंट ओपन कर लेता हूँ अपना। दिस इज माय जीमेल अकाउंट। ठीक है, इस जीमेल अकाउंट को लॉगिन किया मैंने अपने पर्सनल ईमेल एड्रेस के थ्रू, और मेरा पर्सनल ईमेल आईडी है azurelive218@gmail.com, azurelive218@gmail.com। आई एम गोइंग बैक, एड न्यू यूजर पे क्रिएट करने की बजाय हम इनवाइट एक्सटर्नल यूजर पे क्लिक कर दिए। इनवाइट एक्सटर्नल यूजर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप नाम दीजिए पहले तो, ये आपका डिस्प्ले नेम हो गया, सॉरी ईमेल आईडी हो गई, ये आपका डिस्प्ले नेम हो गया। एनी मैसेज दैट यू वांट टू टाइप, एनी सजेशन दैट यू वांट टू शेयर, इफ यस देन फाइन, अदरवाइज अनचेक मार दो इसको। हम यहाँ पे दे देते हैं प्लीज एक्सेप्ट माय इनविटेशन। ठीक है, यहाँ पे हमने रिक्वेस्ट कर दी, नेक्स्ट पे क्लिक किया, नेक्स्ट पे क्लिक किया, इनविटेशन सेंड। मैंने इनविटेशन सेंड किया किस पे, जीमेल के अकाउंट पे। जीमेल पे एक्सेस है ईमेल, और हम उस पे ईमेल आईडी उसको एक इनविटेशन भेज देते हैं। इनविटेशन भेजने के बाद गोइंग बैक टू द जीमेल अकाउंट, थोड़ा सा वेट करो। ईमेल आ गया। We receive one email, invitation email from Microsoft. You have to click here, और यहाँ पे देखो लास्ट में एक मैसेज आपने टाइप किया था, प्लीज एक्सेप्ट माय इनविटेशन। यहाँ पे एक्सेप्ट इनविटेशन पे जाएंगे, यू वांट टू बी द पार्ट ऑफ एज्योर, तो आपको ये एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा।
some internet थोड़ा सा slow है, that's why we are not able to get the access of accept option. Let me try with another account. I think some network issue because I'm not getting a proper speed today. So maybe that's why we are not able to redact on the page where we can get the access of. But okay, but I'll definitely try it again. So what exactly happened? Why we need to send invitation? ठीक है? इसमें दो अलग-अलग अकाउंट के बीच में कोलैबोरेशन होता है कि मुझे किसी सर्विस में कोई प्रॉब्लम आ रही है, लाइक आई एम फेसिंग इश्यूज विद यू कैन से दैट SQL सर्वर मेरे यहाँ के इंजीनियर्स नहीं समझ पा रहे हैं SQL को बैकअप कैसे लिया जाता है या कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आई एम गोइंग टू कोऑर्डिनेट विद यू बिकॉज यू हैव अ मच आइडिया अबाउट SQL, आपको SQL का आइडिया है एंड यू आर गोइंग टू मैनेज द थिंग्स। तो मैं अपना SQL सर्वर आपके अकाउंट के साथ एसोसिएट कर दूंगा क्योंकि यू नो दैट डेफिनेटली आई एम नॉट गोइंग टू शेयर माय यूजर आईडी एंड पासवर्ड। मैं अपने एडमिन का यूजर आईडी पासवर्ड नहीं शेयर करूंगा किसी के साथ। I'll send resource with your account और जब भी जो भी कोई चेंजेस करना है you can manage। आप उस चेंजेस को खुद से मैनेज करोगे। All right, please। यस सर। सर फिर हम ये एजर पोर्टल पर अपनी आईडी बनाने के बाद करेंगे सर ये प्रैक्टिस। हाँ अभी प्रैक्टिस तो उसी के लिए होगी, तो थोड़ा सा अभी वेट करना पड़ेगा। बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है हमें आईडी वगैरह बनाने में क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा कंटेंट हो जाए, जिससे बाद ही हम ये टास्क परफॉर्म करेंगे। सर ये जो हमारा जो एक्सटर्नल यूजर है, जो हम लोग बेसिकली इसको यूज करेंगे अपने बिजनेस इन्वायरमेंट में, तो जैसे भी अपना एग्जांपल दिया कोई सर्वर का रिसोर्स शेयर करने के लिए, बिकॉज हम अपना एडमिन तो उनको शेयर नहीं करेंगे, राइट? तो उसके पास को एक्सेस मिल जाएगा, हमने इनविटेशन उनको सेंड किया तो उस इनविटेशन से वो लोग सिर्फ वो सर्वर एक्सेस कर सकते हैं, राइट? तो हम लोग बेसिकली भी मतलब ऐसा कह सकते हैं कि ओनली सर्वर को ही मैनेज करने के लिए या कोई भी मशीन है अरे नहीं 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 नहीं, A to Z XYZ कोई भी सर्विस आपने खरीद रखी है एजर पोर्टल पे, करेक्ट,
yes sir, आप yes sir, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो, यू कैन डू दैट। okay, okay, ठीक है, तो आई ठीक है शो सर, यू दिस टिप्स, लाइक I'm going to show you this tips। अभी हाँ, ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, बट जो हमारा यूजर है ना, अभी टेलनेट बनाया था थोड़ी देर पहले, रिमेम्बर? yes yes, तो उस टेलनेट यूजर को सर्विस डिस्ट्रीब्यूट करके देखते हैं, दैट विल क्लियर okay, योर डाउट। yeah, गॉट इट? दिस इज yeah माय sir, रूट अकाउंट, परम रावत एट 1988। और यहीं पे ये क्या, कौन सा यूजर है? टेलनेट एट द रेट समथिंग, ये हमारा टेलनेट का यूजर है, जो हमने एक आईडी पे क्रिएट किया था, नॉर्मल यूजर। अभी आप yes, देखिए, इस बंदे को कुछ भी एक्सेस नहीं मिल रहा है। द यूजर इज नॉट एबल टू परफॉर्म एनी टास्क, इस यूजर को कुछ भी एक्सेस नहीं मिल रहा है। वर्चुअल मशीन जीरो, इवन आपके पास क्रिएट करने का ऑप्शन भी नहीं आ रहा है, क्योंकि आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है। आप एक सिंपल यूजर से लॉगिन कर रखा है अपने पोर्टल पे। एडमिन से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मेरे को एक वर्चुअल मशीन दो, जिससे मैं अपने टास्क को परफॉर्म करूं। दिस इज माय रूट अकाउंट, ये रूट अकाउंट है। क्रिएट पे जाओ, वर्चुअल मशीन पे जाओ, रिसोर्स ग्रुप सेलेक्ट करते हैं। एक हम यहाँ पे वीएम क्रिएट करते हैं सेंट्रल यूएस में। विंडोज सर्वर 2019, 8 GB रैम। थोड़ी देर के लिए वीएम बना रहे हैं, तो बहुत ज्यादा कॉस्ट नहीं आएगी इसकी। थ्री 389, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, रिव्यू क्रिएट। यू हैव टू वेट फॉर फ्यू मोर मिनट, क्योंकि ये वेरीफाई करेगा, चेक करेगा, एंड देन इट विल अलाउ अस। Proceed to create.
then our virtual machine is ready to use. And now what I'm going to do with this VM, यहाँ पे सब कुछ ओके है, बट दिस इज योर रूट अकाउंट. अब देखिए वेब हमारा कहाँ पे रन कर रहा है, रूट अकाउंट पे, परम वाले अकाउंट पे. आई एम गोइंग टू ओपन टेलनेट वाला यूजर. ये टेलनेट वाला यूजर है. अगर मैं इसके वर्चुअल मशीन पे क्लिक करूं, आई एम नॉट एबल टू गेट द एक्सेस ऑफ वर्चुअल मशीन, जबकि दूसरे अकाउंट पे रन कर रहा है. तो वो आपको क्या करना है, गो टू द रूट अकाउंट, इस वीएम पे क्लिक करो, या जो भी सर्विस आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं उस सर्विस पे क्लिक करो, एक्सेस कंट्रोल पे जाओ, ऐड पे जाओ, रोल असाइनमेंट पे जाओ, प्रिविलेज एडमिनिस्ट्रेटर पे जाओ, ऑनर, कंट्रीब्यूटर, यूजर एक्सेस एडमिनिस्ट्रेटर, रोल बेस एक्सेस कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेटर. चलिए इसको बना देते हैं कंट्रीब्यूटर. ठीक है, एडमिन से थोड़ी सी कम राइट्स रहेंगे इसके ऊपर. नेक्स्ट, किसे असाइन करना है, थोड़ी देर पहले यूजर बनाया हमने टेलनेट का. So I'm going to provide the name of user, telnet, select, next. असाइन पे क्लिक करते हैं और थोड़ा सा इंतजार करते हैं. रोल असाइनमेंट फ्रॉम रूट साइड डन. इसने अपनी तरफ से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इस यूजर को, वर्चुअल मशीन असाइन कर दिया. आई एम गोइंग बैक टू इनकॉग्निटो विजिट और इस पेज को रिफ्रेश करो आप. वर्चुअल मशीन आ गई. ये आपका टेलनेट यूजर है, इसके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है बट वीएम एक्सेस हो गया. क्यों? क्योंकि रूट ने ऑथराइज किया है इस यूजर को कि यू आर गोइंग टू टेक इट, आई एम गोइंग टू असाइन इट. आज से इस वर्चुअल मशीन की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, यू हैव टू टेक केयर. ऑल ओके एवरीवन? यस. और इस प्रोसेस को, जो प्रोसेस हमने यूज किया, हमने जो स्टेप्स यूज किए, हमने जो मेथड यूज किए, वो सब आपका कंसीडर किया जाता है आर बैक सर्विस. इसी को बोलते हैं आर बैक सर्विस, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल. इसको क्या बोलते हैं? रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल सर्विस. किसी का कोई डाउट, किसी का कोई कंफ्यूजन, प्लीज? हेलो. तो फिर ये हम परमिशन सिर्फ वीएम पर देते हैं या फिर और भी? एनी सर्विस, आप कुछ भी खरीदेंगे, कुछ भी परचेज करेंगे एजूर पोर्टल के ऊपर, हर एक यूजर, हर एक सर्विस की प्रॉपर्टीज पे, हर एक रिसोर्स की प्रॉपर्टीज पे आपको ये ऑप्शन मिलेगा आईएम का. वर्चुअल मशीन, स्टोरेज, नेटवर्किंग, वीपीएन, राइट? Everything, all the services will be applicable for this particular option. सारी सर्विसेज इस applicable है इस सर्विसेज के लिए, इस ऑप्शन के लिए. लेकिन सर एक बार थोड़ा सा ये एक्सटर्नल ये यूजर है ना सर, एक बार थोड़ा सा इसको क्लियर की इसमें डाउट है सर. एक्सटर्नल यूजर पे? ये सर मेरे को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा मेरा. सॉरी, ये जो एक्सटर्नल यूजर है ना, हम इसको इसकी हमें ऐसी क्या रिक्वायरमेंट पड़ती है कि हम लोग इसको सिर्फ ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा मेरा. नहीं, सी, B2B एक्टिविटी, बिजनेस टू बिजनेस एक्टिविटी. मैं आपको बहुत सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करता हूँ. यू आर टॉकिंग अबाउट गेस्ट यूजर अकाउंट, इज दैट करेक्ट?
जिसमें इनविटेशन भेजना है। हेलो, Yes, yes, yes. Yes, yes. दिस इज योर अकाउंट, ये आपका एजूर पोर्टल है, यू आर वर्किंग एज ए फ्रीलांसर, एबीसी आपका अकाउंट का नाम एबीसी। ये हमारा यूजर है XYZ, ये एबीसी है, ये XYZ है, ठीक है। एबीसी ने VM क्रिएट किया, एबीसी ने डेटाबेस क्रिएट किया, एबीसी ने फायरवॉल खरीदा पोर्टल पे। And now ABC is not able to perform the task, थोड़ा सा बिजी है और टास्क में, और दोनों ही फ्रीलांसर हैं। अनफॉर्चुनेटली ABC फायरवॉल मैनेज नहीं कर पा रहा है, बट XYZ जो है ना फायरवॉल में एक्सपर्ट है, ही नो वेरी वेल अबाउट। तो हम क्या करेंगे, अपने इस पूरे फायरवॉल को ना इसके अकाउंट पे टेम्परेरी बेसिस पे शेयर कर देंगे, पूरा पोर्टल नहीं देंगे हम। इस फायरवॉल डिवाइस को जो वर्चुअली हमने खरीद रखी है, इसको हमने शेयर कर दिया किसके साथ, XYZ XYZ. अकाउंट के साथ, क्योंकि XYZ को पता है कि कैसे फायरवॉल को कॉन्फ़िगर किया जाता है, कैसे हैंडल किया जाता है, ही नो वेरी वेल अबाउट एवरीथिंग। नाउ इन दिस सिचुएशन पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस ABC को इनविटेशन सेंड करनी पड़ेगी, आपको इनवाइट करना पड़ेगा कि आई एम प्लानिंग टू कोलैबोरेट विद यू, राइट, और वो XYZ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज उसके पास रिसोर्स आप नहीं शेयर कर सकते। जैसे ही वो बंदा एक्सेप्ट करेगा, आपके पास राइट्स आ जाएगा, आप अपने किसी भी सर्विस को शेयर कर सकते हैं उसके साथ। शेयर करने के बाद ही इज परफॉर्मिंग ऑल द टास्क, XYZ फायरवॉल पे सारी टास्क परफॉर्म करेगा। जैसे ही टास्क कंप्लीट होगा, इन्फॉर्म करेगा ABC को, आई एम डन विद वर्क, कैन यू प्लीज गेट एक्सेस। आप हमारे फायरवॉल को एक्सेस कर सकते हो। हम RBAC की सर्विस से ये जो राइट्स दिए थे वो राइट्स हम हटा देंगे टेम्परेरी बेसिस पे जो दिए थे। आपका रिसोर्स भी प्रोटेक्टेड है और आपका काम भी हो गया कि फायरवॉल में जो पंगे थे वो फायरवॉल की ट्रबल शूटिंग और रिपेयरिंग हो गई। ऑल डन। Yes, yes. ना, दिस इज रियल टाइम वर्क, इसी को तो B2B बोलते हैं ना, बिजनेस टू बिजनेस कोलैबोरेशन। Temporary. टेम्परेरी बेस, अकाउंट हम नहीं देंगे, अकाउंट Yes, किसी को भी नहीं देंगे, है ना। yes, yes. हम इस तरीके का मेथड इस्तेमाल करें। ठीक है सलमान, सर। आपका कोई क्वेश्चन? मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे ABC जो एक अकाउंट है, उसने एक अपने SQL वाली चीज अपने पास डाली, SQL डिवाइस रिसोर्स डाला। अब उसको उस पर अगर किसी को काम करवाना है तो उसने उसको इनवाइट करके XYZ किसी को भी एक्सेस दिया, लिमिटेड टाइम का, कि उसने वो काम उस पर कर लिया और फिर उसने एक्सेस वापस लिया। तो इसको हम इसी तरह से ऑपरेट कर रहे हैं कि एक ने एक चीज परचेज करी, उसको एक्सेस दिया, उसको उसका काम हो गया, तो उसने उससे वो वापस ले लिया एक्सेस। बिल्कुल बिल्कुल, दिस इज द एक्चुअल वे। सर हम ऑल ऐसा भी डन। कर सकते हैं कि हमने एक टेम्पररी एक यूजर आईडी क्रिएट की, उस पर्सन के साथ शेयर की, और फिर उसके बाद डिसेबल कर दें काम होने के बाद। जैसे अभी टेलनेट के साथ किया। जी। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होती है ना कि हम अपने टेनेंट को बहुत ज्यादा बर्डन नहीं देते कि आप यूजर क्रिएट करोगे, टेनेंट के साथ वो मैच होगा, आप डिलीट भी कर दोगे तब भी उसकी SID रहती है। दोनों ऑप्शन है, बट जब आप कंपनी से कंपनी पे ट्रस्ट करते हो ना, तो आपको कंपनी टू कंपनी ईमेल आईडी ही ट्रांसफर करनी होती है। ओके सर। ऑल ओके। Yes. यस सर। कैन वी प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट? यस सर। Yes, sir.
आई एम गोइंग बैक। तो ये अपने पास हुआ आर बैक सर्विस के थ्रू रिसोर्स को शेयर करना। डन एवरीवन? एनी क्वेश्चन, एनी डाउट अभी तक? नो सर। तो सर ग्रेट। एक छोटा सा ब्रेक ले ले 10 मिनट का। सर ये सर 25 9:25 हो रहे हैं, 9:35 पे हम कनेक्ट करते हैं। लेंस
Carol, can you hear me? Yes, sir, we are able to hear you. ठीक है, cool. We are still on the same page. RBAC हमने डिस्कस किया, यूजर क्रिएट किया, गेस्ट क्रिएट किया, इनविटेशन भेजा. We still on the page of users management. अगला जो पॉइंट है ना, we are able to see download user preview. ठीक है, डाउनलोड यूजर का मतलब ये है कि आपने जितने भी यूजर्स बना रखे हैं उनको डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आप इसको एक्सपोर्ट करा सकते हैं. कब क्रिएट किया गया, क्या राइट्स हैं, चलिए इसको हम करते हैं स्टार्ट बल्क डाउनलोड. CSV फॉर्मेट में आएगा ये. It will show you the complete information about the number of users that you created. हर एक यूजर के साथ आपको एक डेडिकेटेड आईडी मिलेगी. ठीक है, हर एक यूजर के साथ एक डेडिकेटेड आईडी मिलेगी.
Unfortunately, I don't have a license, so that's why I'm not able to edit it. I don't think ये होगा भी. This is user ID. 1, 2, 3. Display name, user principal name. यहाँ पे इसका like as a the information about user, the CLI information about your user. बेनिफिट इसका कब होता है? जब आप डॉक्यूमेंट तैयार करते हो. क्लाइंट रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे जो 1000 यूजर आपने तैयार कर रखे हैं उनकी सबकी डिटेल्स चाहिए. डिटेल इन द सेंस फर्स्ट नेम लास्ट नेम चाहिए. डिटेल इन द सेंस लाइक नीड टू नो अबाउट द ऑल काइंड ऑफ राइट्स और परमिशन जो भी हमने दे रखी है उनकी डिटेल्स आपको प्रोवाइड करनी. So you just need to use this particular option. Now, going back to the users management. And select bulk operation. Bulk operation का जो concept है ना, which is totally different. The work of bulk operation, the work of bulk operation, जिसकी जो responsibility है, which is responsible to manage multiple tasks in bulk. Bulk create, bulk invite, and the last one is bulk. अगर आपको मल्टीपल यूजर क्रिएट करना है, राइट? अगर आपको बल्क यूजर क्रिएट करना है एक साथ 10, 20, 50, 100, 200, 500, तो देन यू कैन प्रोसीड विद दिस पर्टिकुलर ऑप्शन. बल्क क्रिएट, बल्क इनविटेशन भेजना है, सेंड करना है डिटेल, यू कैन प्रोसीड. नाउ बल्क डिलीट, अगर आपको नंबर ऑफ यूजर्स डिलीट करने हैं देन यू कैन प्रोसीड विद बल्क. These all options are available and you can manage them. तो ये होगा सर और- कैसे? इसके लिए कोई CSV फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी हाँ जी, हमें? ये है ना CSV फाइल डाउनलोड करेंगे. Yes, दिस sir. इज विद एग्जांपल. ये आपका एग्जांपल के साथ CSV फाइल हमने डाउनलोड किया क्रिएट जी करने जी की. sir. correct. और इसको लेट मी चेक क्योंकि आई डोंट हैव एक्सेस ऑफ वर्ड तो लॉगिन नहीं हो पा रहा है, उसको एडिट नहीं कर पाएंगे. Okay sir. देखते हैं ब्राउज करते हैं तो कोई करते हैं. No, again, sign in required. I don't have an account, so that's it. यहाँ पे हम यूजर की इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, पासवर्ड शेयर करेंगे, जितने भी नंबर ऑफ यूजर आपको चाहिए. You just need to provide the information and then you can proceed.
आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बल्क में यूजर को क्रिएट कर सकते हैं, n नंबर ऑफ यूजर्स यू कैन क्रिएट सेपरेटली। ऑल गुड। Yes, sir. Now let's talk about the another options which are available on portal. ये बल्क का ऑपरेशन हो गया। अगला है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, पर यूजर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। व्हाट इज MFA? मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, हमको जब भी कभी लॉग इन करेंगे सिस्टम पे या फिर यूजर को, तो वो हमें ओटीपी के लिए, कोड के लिए पूछेगा। तो उसके लिए हम हाँ। मोबाइल एप्लीकेशन भी यूज कर सकते हैं एमएफए का, और टेक्स्ट मैसेज का भी ऑप्शन रख सकते हैं, कॉल का भी कर सकते हैं फॉर सिक्योरिटी पर्पस। Two step authentication. So we can say that it's a dual layer of security because we don't have a trust on username and password. सिर्फ user ID and password पे trust नहीं कर सकते। You have यस to enhance something, ठीक है? यस तो अगर आप अपने राइट्स को इंक्रीज करना चाहते हैं, यू आर गोइंग टू enhance the rights. So in this situation, you always proceed with this particular option. आपको इस ऑप्शन का इस्तेमाल करना चाहिए। पर यूजर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे। आई एम गोइंग टू सेलेक्ट पर यूजर MFA। हमने एक यूजर बनाया टेलनेट, ऑलरेडी उस पर MFA कॉन्फ़िगर कर रखा है। लेट मी सेलेक्ट। यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है इनेबल का, यू मस्ट नीड टू इनेबल इट एंड रिफ्रेश द पेज। पेज को रिफ्रेश करते हैं। इनफोर्स्ड, यहाँ पे ऑप्शन क्या आ गया, इनफोर्स का। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इनेबल एंड इनफोर्स? एनी इनपुट प्लीज। यहाँ मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन में अगर डिसेबल का ऑप्शन रहेगा तो इसमें से उसको कोई भी ऑथेंटिकेशन के लिए कोई भी कोड या कोई भी टेक्स्ट मैसेज नहीं जा पाएगा। नहीं, डिसेबल इनको का नहीं ऑप्शन होगा। यहाँ पे भी है ना, डिसेबल तो हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। अगर स्टेटस अगर जैसे मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन को हमारे इनेबल कॉन्फ़िगर करते हैं, अगर उसका स्टेटस डिसेबल रहेगा तो अगर कोई भी यूजर अगर से लॉगिन करेगा तो उसके मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन नहीं होगा। राइट? हम्म। अगर हम इसे कॉन्फ़िगर अगर हम मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन को कॉन्फ़िगर करते हैं तो यूजर को मल्टीपल मेथड से वो एक्सेस कर सकता है, जस्ट लाइक अ टेस्ट, जस्ट लाइक मोबाइल नंबर से उनका ओटीपी आएगा। एंड और वो एप्लीकेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे अगर हम माइक्रोसॉफ्ट में जाते हैं तो हम माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेशन मोबाइल ऐप यूज करके देन हम उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो इस सिक्योरिटी पर्पस के लिए हम यूज करते हैं एमएफए। ठीक है, एक्चुअली द गैप बिटवीन बोथ इनफोर्स और इनेबल, अगर आप नॉर्मल अपने यूजर को इनेबल करते हो, राइट, अगर आप अपने यूजर को नॉर्मली इनेबल करते हो तो इस केस में आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप अपने यूजर के लिए MFA को स्किप कर दो 3 टाइम। 3 बार आप अपने यूजर को यूजर के MFA को आप क्या कर सकते हो, स्किप कर सकते हो। कि आप जल्दी में लॉग इन करना चाहते हैं एंड यू वांट टू स्किप इट, यू कैन डू दैट। लेकिन अगर हम इन्फोर्स कर देते हैं यूजर को MFA के लिए, तो ये मैंडेटरी है, आपको MFA लगाना ही पड़ेगा। वी डोंट हैव ऑप्शन टू स्किप इट। हमारे पास कोई अदर ऑप्शन नहीं रहेगा कि हम उसको स्किप करें। ऑल डन। यस
टेलनेट पे ऑलरेडी हमने एमएफए लगा रखा है, बट फिर भी एक बार हम फिर से ट्राई करते हैं। We already established MFA. Okay. 76. That's why it's not asking. अगर हम कोई नए यूजर के साथ करते हैं तो ये हमें MFA का ऑप्शन, like it will ask question related to the MFA. सर बैंक वगैरह में जो MFA यूज होता है HDFC, तो ये ऐसे ही करके करते हैं, पोर्टल azure.com करके कहीं पे होस्टेड होता है, तो ऐसे करके उनका खुद का सॉफ्टवेयर डिजाइन करवाते हैं। अच्छा अच्छा, वो खुद का सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं और बहुत सिक्योर रहता है, ओके। क्योंकि HDFC या XYG जो भी बैंक है, हम्म, दे आर गोइंग टू डिजाइन देयर ऑन सॉफ्टवेयर, और उसकी कॉपी वर्ल्ड वाइड कहीं नहीं मिलेगी। ठीक। ठीक है ना। पब्लिक MFA इज अ सेपरेट पार्ट, लेकिन जो MFA वो सेटअप करते हैं ना, वो बहुत ही यूनिक होता है। ऑल गुड। यस सर। ठीक है। MFA के साथ एक और ऑप्शन रहता है, विच इज SSPR, जिसको हम बोलते हैं सेल्फ सर्विस पासवर्ड रीसेट। SSPR होता है सेल्फ सर्विस पासवर्ड रीसेट दैट वी नीड टू डू। सो SSPR हम डिस्कस करेंगे अपने अगली वाली क्लास। इज दैट ओके? यस सर। तो Can you चलिए हम अपना प्रैक्टिकल ये अभी से स्टार्ट करें या